नमस्कार साथियों। ज्योतिष सीखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज मैं आपको चंद्रमा से संबंधित कुछ योग की जानकारी दूंगा और यह जानकारी मैं आपको जातक पारिजात जो ज्योतिष का एक ग्रंथ समझ लीजिए, इसको श्री दैवज्ञ वैद्यनाथ ने लिखा था। उस किताब के आधार पर मैं आपको ये योग बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे योग बनते हैं चंद्रमा के साथ, लेकिन मैं आपको आज कुछ मुख्य ही बताऊंगा क्योंकि एक समय में सारे योग नहीं बताए जा सकते। तो जो बहुत महत्वपूर्ण योग हैं उन्हीं को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो एक आपने नाम सुना होगा, केमद्रुम योग। योग क्या, ये दुर्योग कहेंगे इसको, क्योंकि ये हमको कष्ट देता है। तो आपने अक्सर सुना होगा, ज्योतिषियों को आप जब कुंडली दिखाने गए होंगे तो वो बताते हैं कि आपकी कुंडली में केंद्रुम योग बना हुआ है, या फला की कुंडली में केंद्रुम योग बना हुआ है। इस दुर्योग का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये उस जातक के जीवन में दरिद्रता लाता है। ठीक है ना, दरिद्रता लाता है मतलब उसके पास धन का अभाव रहता है। तो एक हम कुंडली रफ आपको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, स्केच कर लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, कुंडली ड्रॉ हो गई। तो इसमें केंद्रुम योग कब होता है कि जब चंद्रमा, यहाँ पर आपका चंद्रमा है, जब चंद्रमा से आगे इस स्थान में और चंद्रमा से पीछे इस स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होता है, साथ में चंद्रमा से केंद्र में, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन स्थानों में चंद्रमा से आगे पीछे तथा केंद्र में 1 4 7 10 होता ना केंद्र। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये आपके क्रॉस के निशान बनाए। तो इन भागों में सूर्य को छोड़ के, क्योंकि सूर्य की गिनती में केंद्रुम योग नहीं आता है, तो उसको छोड़ के कोई भी अगर ग्रह नहीं होता है, सूर्य को छोड़कर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, आपको ध्यान रहेगा, सूर्य को छोड़कर, इसका मतलब हुआ कि अगर सूर्य मौजूद है इन भावों में तो उसको भी आप नील मान के चलेंगे। तो ये केंद्रुम योग बन जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इस योग में क्या होता है कि जातक को या उस व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए आपको फिर चंद्रमा के उपाय करने होंगे, ताकि उसका ये जो दुर्योग है उसके फलों को कुछ कम किया जा सके। तो केंद्रुम योग मैं सोचता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और जितना ये प्रबल होगा, प्रबल का मतलब है कि बिल्कुल ही कोई भी ग्रह ना हो, ठीक है,
इवन राहु केतु भी ना हो, हालांकि राहु केतु को गिनती में नहीं लेते हैं, फिर भी आप ये मान के चलिए कि कोई भी ग्रह बिल्कुल ब्लैंक होंगे तो ये काफ़ी अशुभ माना जाएगा। और अगर चंद्रमा इसमें शुक्ल पक्ष का है, ठीक है, और स्वराशि का है, स्वराशि का मतलब अपनी राशि 4 नंबर की राशि जो कर्क राशि है उसमें है, अपनी उच्च राशि में है, मतलब 2 नंबर की राशि में जो वृष राशि में होता है, या मित्र की राशि में है, ठीक है। तो इन सब स्थितियों में क्या होगा कि थोड़ा सा उसका असर केमद्रुम योग का कम हो जाएगा। मतलब असर तो रहेगा, कम का मतलब आप ये मान के चलिए कि 70% पे आ जाएगा। 70% पे आ जाएगा 100 से, लेकिन 70% अशुभ देगा ही देगा। और इसी में अगर हम रिवर्स ले लें थोड़ा सा, शुक्ल की जगह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो गया, और स्वराशि की जगह शत्रु का हो गया, शत्रु राशि में बैठा है, या उच्च की जगह नीच का हो गया, मतलब वृश्चिक राशि में हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये बहुत खतरनाक तरीके से बहुत अशुभ परिणाम देगा। और इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए चंद्रमा पे कोई अशुभ दृष्टि भी पड़ गई, केमद्रुम योग में भी है और अशुभ दृष्टि भी पड़ गई, तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। अशुभ दृष्टि कैसे पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठ गए, ठीक है, तो शनि की 1 2 3 शनि की दृष्टि पड़ गई। एक तो पहले ही चंद्रमा केमद्रुम में थे और शनि से और दृष्ट हो गए। मान लीजिए यहाँ पर राहु हो गए, लीजिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु की पड़ गई और ख़तरनाक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से और भी योग इसको बहुत ही अशुभ बना सकते हैं, और किसी प्रकार के योग और कोई योग इसको थोड़ा सा इसकी अशुभता को कम भी कर सकते हैं। इसी की जगह मान लीजिए हम राहु की जगह यहाँ पर अगर गुरु ले लेते हैं, ठीक है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि 25% है ना, 25% चंद्रमा की अशुभता उन्होंने कम कर दी, लेकिन 75% तो रहेगी रहेगी। इसी प्रकार से आप इसकी अशुभता को कम या ज़्यादा, कम असर करेगा ज़्यादा असर करेगा, उसको आंक सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि केमद्रुम योग आपको समझ में आ गया होगा, और अगले एपिसोड में मैं आपको चंद्रमा से संबंधित अनफा और सुनफा इन 2 सुयोगों की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।